स्क्रीन आ गई होगी सबके पास में? यस सर। तो कल मैंने यहां तक बातें आपको लिखवा दी थी कि पौधागर होता क्या है वास्तव में, है ना? यस सर। सर अब उससे आगे आप लिखेंगे, उससे आगे आप लिखेंगे अब सर आवाज सही से नहीं आ रही। आप सब माइक ऑफ रखोगे तो आएगी बेटा आवाज। क्योंकि जब सारे एक साथ बोलते हैं तो किसी की भी आवाज साफ नहीं आती, इसलिए बढ़िया है कि अपने एक एक की आवाज सुन लें। आपको कुछ पूछना हो तो आप माइक ऑन करना, पूछ लेना, लेकिन हमेशा माइक ऑन नहीं रखा करें। तो आगे आप लिखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सर कौन सा पार्ट है? 18वां फिर पार्ट से चल रहा लिखे है क्या? बेटा। हाँ फिर से लिखे क्या? बिल्कुल बिल्कुल लिखना है। उपस्थित कुछ सर गैसें, हेडिंग क्या डालें? इससे पहले क्या है बेटा, मैंने हरित ग्रह प्रभाव पढ़ाया था आपको, हरित ग्रह प्रभाव। तो हरित ग्रह प्रभाव चल रहा है ये इस समय, है ना? 18वां जो पार्ट है उसमें हरित ग्रह प्रभाव चल रहा है। आज आप आज ही जुड़े हो ना, तो मैं शुरू शुरू का जो वीडियो है वो आपके ग्रुप पे आज डाल दूंगा, उसको देखना आप। और इससे एक पहले का वीडियो शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसको आप देख लेना, तो उससे आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें हरित ग्रह की तरह कार्य करती है, कार्य करती है। सूर्य से ऊष्मा वायुमंडल से होते हुए, वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर पहुंचकर पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, गर्म करती है। ऊष्मा का कुछ भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा
कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। सर इसको पढ़ना है क्या? परावर्तित, हाँ इसको उतारना है बेटा साथ के साथ। ठीक। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा भाई कि हरित गृह प्रभाव को समझाइए, तो वहां पर ये उत्तर काम आएगा आपके। 3 या 4 नंबर का प्रश्न आता है ये। उतारिए सर। हाँ इसीलिए लिखवा रहा हूं मैं इसको, नहीं तो मैं किताब में आपको लगवा देता था, लेकिन किताब में ठीक भी नहीं लिखा हुआ ये। ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल द्वारा रोक लिया जाता है, रोक लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म बना रहता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं भाई? हरित ग्रह। हरित गृह प्रभाव या पौधाघर घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं। यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि हरित गृह प्रभाव को समझाइए, तो आपको यहीं से लिखना है। इससे पहले मैंने जो बातें आपको लिखवाई है ना, वो केवल पौधाघर के बारे में बताई है। तो इसका नाम पौधाघर प्रभाव या हरित गृह प्रभाव क्यों पड़ा है, इस बात को समझने के लिए मैंने इससे पहले आपको कुछ बातें लिखवाई थी। लेकिन जब प्रश्न आया कि हरित गृह प्रभाव को समझाइए, तो सीधा यहीं से आपको लिखना है, यहां से लेकर के यहां तक। 3 या 4 नंबर में प्रश्न आता है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ये। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? वो पहले वाली बातें केवल इसलिए लिखवाई थी ताकि आपको ये पता रहे कि ये हरित गृह प्रभाव इसका नाम पड़ा क्यों है। सर लिख लिए? लिख लिए भाई? यस सर। नहीं सर। आगे इसमें नहीं सर। ठीक है, लिखो। भाई माइक ऑफ कर लो, आपकी बात सुन लिया हमने। हो गया सर। सबका हुआ हो बेटा? गया सर। चलो यस अब आगे सर। एक प्रश्न पर हो गया ना, और विचार कर लेते हैं। प्रश्न आ सकता है कि हरित गृह
ग्रह गैसें किसे कहते हैं, तो वो भी आप लिख लीजिए। हरित ग्रह, हरित ग्रह प्रभाव को, प्रभाव को उत्पन्न करने वाली गैसें हरित ग्रह गैसें या पौधा घर गैसें या ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण भी मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। तो इसमें आप एक तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा एक गैस आती है आपके मेथेन गैस। मेथेन गैस का अणुसूत्र मैं आपके कोष्टक में लिख देता हूं, इसका अणुसूत्र होता है CH4। इसके अलावा आपके एक गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का अणुसूत्र होता है N2O। और एक आप इसमें लिख लेना जल वाष्प, जल वाष्प भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। हाँ, अब मान लो इसी में एक प्रश्न पूछता है कि वो विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। विश्व उष्णन छोटा प्रश्न आए, मान लीजिए 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में आता है, विश्व उष्णन क्या है या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ऐसा प्रश्न आता है आपके, मान लीजिए। तो फिर उत्तर छोटा ही लिखना अपने को, है ना, बड़ा सारा नहीं करना है। 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में आता है तो। लेकिन यदि 5 नंबर का पूछा जाता है कि हरित ग्रह प्रभाव और विश्व उष्णन की घटना को समझाइए, तब तो फिर पूरा बड़ा बड़ा लिखना अपने को। लेकिन छोटा प्रश्न आ रहा है 2 नंबर का, 1 नंबर का, तब इसको अपन छोटे रूप में समझाएंगे विश्व उष्णन को। तो इसमें आप लिख लीजिए CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, वायु मंडल में CO2 की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि वृद्धि हो रही है, जिसके कारण यह अधिक मात्रा में ऊष्मा रोकने
लगी है जिससे वायुमंडल के औसत तापमान वायुमंडल के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है, इससे क्या बोला जाता भाई? विश्व ग्लोबल उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग कहते हैं। तो यदि 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न है तो इतना ही लिखना है फिर। यस सर। लिख लिए सर, लिख लिए सर। सबने लिखा भाई? हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर। हाँ सर, हाँ सर, चलो अब देखो। हो गया। तो अब किताब खोल ले भाई अपनी वापस आप। खोल लिए किताब? यस सर, यस सर। यस सर। ये वाला बॉक्स पढ़ा दिया था कि मैंने, विश्व उष्णन एक गंभीर संकट। सर क्या किया जा सकता है? यहां से चलेगा सीधा ही। सर आवाज गूंज रही है, डबल बार आ रही है। माइक ऑफ करिए अब डबल बार नहीं आ रही होगी। नहीं सर, नहीं हाँ, सर। वो तो आप सब माइक ऑन कर देते हैं जब डबल बार आ जाती है, बाकी ऐसे नहीं आएगी आवाज डबल। चलो भाई देखो क्या किया जा सकता। हमने ये देखा कि वायु प्रदूषण की कई सारी हानियां हैं, जिसमें से एक हानि के ऊपर अपन विस्तार से बात कर चुके हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन की घटना के रूप में अपन देख रहे हैं, जिसके कारण धरती का तापमान जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वायु प्रदूषण के नुकसान है, इसलिए वायु प्रदूषण को रोकना भी जरूरी है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है वो अपन देखने वाले हैं। तो देखो, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। तो कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली जो है संसार का सर्वाधिक प्रदूषित नगर की श्रेणी के अंतर्गत आ गया था। यहां पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दम घोंटू श्वास रोधी वातावरण था। वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे अन्य ईंधन द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। तो फिर दिल्ली में क्या किया गया, शीशा रहित पेट्रोल और सीएनजी वाहनों को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। जितने भी डीजल और पेट्रोल से चलने सर वाले शीशा वाहन थे, सहित पेट्रोल कैसे कैसे कहते हैं? शीशा रहित पेट्रोल आजकल क्या होता है, पहले जैसे स्कूटर ये चला करते थे तो उसमें पेट्रोल डलने के साथ साथ ऑयल भी डला करता था, आपको पता हो तो। पुराने जो स्कूटर हुआ करते थे बजाज गेर इनके, तो उनमें क्या है कि पेट्रोल के साथ साथ ऑयल भी डालना पड़ता था, है ना। अब आजकल वो वाहन बंद हो गया है।
आजकल गाड़ी के अंदर सीधा क्या डलता, पेट्रोल डलता, उसमें अलग से वो ऑयल नहीं डलता। तो वो जो शीशा आता था उसके अंदर, उससे क्या पेट्रोल कम जलता था लेकिन प्रदूषण ज्यादा होता था उससे। तो शीशा रहित पेट्रोल का मतलब है कि उसमें वो दूसरा जो ऑयल आता है वो नहीं डलता है। सीएनजी जैसे अन्य ईंधन द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया है ना। तो दिल्ली में क्या किया गया, सीएनजी, एलपीजी और शीशा रहित पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन है उन्हीं को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। और इन उपायों के फलस्वरूप क्या हुआ, दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत कम हो गया। तो इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई। आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जिनसे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया गया? इन उदाहरणों की अपने मित्र से चर्चा करिए। जैसे आपने दिवाली के समय देखा होगा, जब दिवाली के समय बहुत ज्यादा फटाके चलाए जाते हैं तो अचानक से क्या होता है, दिल्ली और जयपुर जैसे बड़े शहरों के अंदर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जब फटाके बहुत ज्यादा मात्रा में चलाए जाते हैं तो कई सारी वो गैसें उत्सर्जित करते हैं जिससे वायु प्रदूषण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। क्या आप विद्यालयों में बच्चों द्वारा चलाए गए अभियान फटाकों का बहिष्कार करिए के विषय में जानते? इस अभियान ने दिवाली के दिनों में वायु प्रदूषण के स्तर में काफी अंतर ला दिया है। तो ये अभियान चलाया जाता है, भाई दिवाली आ रही है तो दिवाली दीप जलाने का त्योहार है, न कि प्रदूषण फैलाने का त्योहार। इसलिए फटाके नहीं चला करके केवल दीप जला करके क्या करनी चाहिए, दिवाली मनानी चाहिए। सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटरण किया जाता है। इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्र तथा पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता है। देखो, जीवाश्म ईंधन के अंदर कौन कौन से ईंधन आते हैं, तो आप क्या आता है इसमें, डीजल, पेट्रोल पेट्रोल, और पेट्रोलियम, खनिज कोयला। खनिज कोयला प्राकृतिक गैस। है ना। तो ये सब कौन से ईंधन है, जीवाश्म ईंधन। तो इसकी जगह कुछ अपने को वैकल्पिक ईंधन अपनाने की जरूरत है। जैसे अपन सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ये वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। आपने सौर सेल का नाम सुना होगा, सोलर प्लेट आती है जिससे अपन बैटरी चार्ज कर लेते हैं, है ना। तो वो ऊर्जा का स्रोत ऐसा है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। क्रियाकलाप 18.4, विद्यालय पहुंचने के लिए आपके पास विभिन्न विकल्प है, जैसे पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, बस अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करके, व्यक्तिगत कार अथवा कार में साझेदारी करके। इन विकल्पों की वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करिए। देखो, पैदल चलकर और साइकिल चलाकर ये तो वायु प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि अपन बस में चलते हैं या सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करते हैं तो प्रदूषण तो होगा लेकिन कम प्रदूषण होगा। व्यक्तिगत कार के द्वारा यदि अपन जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, लेकिन कार की साझेदारी करके, साझेदारी का मतलब है एक ही कार में अपन 8-10 जने एक साथ जा रहे हैं, तो उसमें भी वायु प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। होता तो है लेकिन कम मात्रा में होता है। हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। हम पेड़ों वृक्ष लगा सकते हैं तथा पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण कर सकते हैं। नए पेड़ लगाए जा सकते हैं और पहले से जो लगे हुए पेड़ है उनका पोषण कर सकते हैं, मतलब उनको पानी पिलाएं, उनकी देखभाल करें ताकि वो ठीक प्रकार से बड़े हो सके। क्या आप वन महोत्सव के विषय में जानते हैं? जब जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं। तो जुलाई के महीने में जब बरसात का मौसम आता है तो कई सारे वृक्ष उस समय क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो वन महोत्सव चलाया जाता है वर्तमान में क्या हो गया है कि केवल एक फोटो खिंचाने का कार्यक्रम रह गया है। हर साल अपन जुलाई में पौधे लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद में पौधों को लगा करके भूल जाते हैं, इसलिए वो पौधे ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हम पौधे लगाने के साथ साथ उसका क्या करें, देखभाल भी करें उनकी। बोलो जरूर, सही है कि नहीं है? देखभाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
करनी चाहिए सर। हाँ, करनी चाहिए सर। वेरी गुड। करनी चाहिए सर। लेकिन हमारे भारत में परिपाटी क्या हो गई, बस फोटो खिंचवाते हैं कैमरे के सामने लगा दिया वृक्ष, उसके बाद में पता ही नहीं है क्या हुआ। उसके बाद उसका 4 गुना धुआं फैलाएंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उस जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से पूरा करना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़े अब। यस सर। ये देखो, आप भी अपने स्कूल में ऐसे ग्राउंड में पौधे लगा सकते हैं, और अपने विद्यालय में पहले से जो पौधे लगे हुए हैं उनको तोड़ने से भी बचाव कर सकते हैं। अपने आदत में होना चाहिए कि हम पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। ये बात हमारी आदत में होनी चाहिए। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, भाई पौधे के पत्ती मत तोड़ो, इसकी शाखा मत तोड़ो, ऐसा किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। हाँ देखो भाई, बूझो तथा पहली एक बार ऐसे स्थान से गुजरे जहां कुछ लोग सूखी पत्तियां जला रहे थे। उन्हें खांसी आने लगी क्योंकि समस्त क्षेत्र धुएं से भरा था। पहेली ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल्प इन्हें कंपोस्ट पिट में डालना हो सकता है। आप क्या सोचते हैं बताइए। कंपोस्ट पिट में डालना। हाँ, उसको सर। कंपोस्ट पिट में डाल करके उनसे खाद बना लेनी चाहिए। जैसे अपने विद्यालय में भी हम जब भी कचरा साफ करते हैं तो कागज या पॉलीथीन को ही हटाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को थोड़ी हटाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ गल करके खाद में बदल जाती है और फिर पौधों के लिए वो लाभदायक रहती है। जल प्रदूषण, अब किसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जल प्रदूषण। अब तक जल किसके प्रदूषण। बारे में पढ़ रहे थे अपन, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो मुझे बताओ कि जल प्रदूषण किसे कहेंगे। जिससे के कारण जल प्रदूषण होता है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। वो तो जल सर, प्रदूषक हुए। जल में तत्वों की उपस्थिति को जल प्रदूषण कहते हैं। हानिकारक तत्वों की उपस्थिति, जल में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति को जल प्रदूषण कहते हैं, या जल में हानिकारक तत्वों की संख्यात्मक या गुणात्मक रूप से वृद्धि होने को क्या बोला जाता है, जल प्रदूषण कहा जाता है। माइक ऑफ कर लीजिए। अब कक्षा 7 में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। सोचिए तथा उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग और कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। एक तो क्या है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, दूसरा उद्योग धंधे बहुत ज्यादा लगा दिए गए जिनमें जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और इसके अलावा कृषि में भी जल का उपयोग होता है। तो इन सब उपयोग के कारण जल जो है दुर्लभ होने लगा है। दुर्लभ का मतलब आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गंदला हो जाता है। गंदला मतलब गंदा हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसकी रंग और गंध को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जब भी वाहित मल, मतलब वाहित का मतलब, मल का मतलब होता है घरों से निकलने वाला ऐसा कचरा जिसमें जल भी मिला हुआ है, वो वाहित मल है। विषैले रसायन, गाद आदि ऐसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। ये अंडरलाइन करो भाई, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। सर कर लिया अंडरलाइन। हाँ, जल प्रदूषण की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। सर लिखवा दिया। हाँ, तो यस लिखवा सर। दी थी क्या आपको, लिख लो। यदि किसी ने नहीं लिखी तो लिख लो। जल में, माइक ऑफ रखिए, हानिकारक सर ये तो तत्वों पहले लिखवा की, दी ना। वो वायु की थी बेटा शायद, देखो आप। यस सर वायु की थी। हाँ, सर, वायु की उपस्थिति थी वो। को,
जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण कहते हैं। जल में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति को जल प्रदूषण कहते हैं। दिया सर। बहुत बढ़िया। अब देखो क्रियाकलाप, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना? और नहीं सर। नहीं। क्रियाकलाप 18.5, नल, तालाब, नदी, कुएं तथा झील के जल के नमूने को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक को कांच के अलग अलग बर्तनों में उड़ेलिए। इसकी गंध, अम्लता, रंग की तुलना कीजिए। निम्नलिखित सारणी को भरिए। तो आप ये देख लेंगे भाई कि सभी जो जल है, ये नल का जल, तालाब का जल, नदी का जल, कुएं का जल और झील का जल, इनकी गंध अलग होती है, इनकी अम्लीयता अलग होती है और इनका रंग भी क्या होता है? सर अलग होता है। उड़ेलिए का मतलब क्या होता है? हाँ सर उड़ेलिए का मतलब उल्टा कर देना। जैसे अपन दूध को गिलास में डालते हैं तो मतलब दूध को गिलास में क्या कर दिया? उलेड़ दिया। सर उड़ेल दी। हाँ, नहीं गांव के लोग कहते हैं ऊंधा देव, वो बात है ना। हाँ सर। सर हाँ, तो समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको, यस। क्योंकि हम सब गांव के ही हैं। जल कैसे प्रदूषित होता है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे कल भाई। इसमें पढ़ेंगे। गंगा नदी कैसे प्रदूषित हो रही है इसके बारे में अपन ठीक से पढ़ेंगे। तो देखो, ये गंगा नदी का मार्ग अपने को दिया गया है। गंगा नदी कहाँ से आती है और कहाँ जाकर के गिरती है? हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये हरिद्वार, नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, और ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद में कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में बंगाल गिर की जाती खाड़ी में। है। हाँ, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप सभी को थैंक यू सर। मैं चला थैंक यू जाता सर। हूँ।